अलादीन के दिन का जवार। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था, तो उसने बाप की वफात के अगले ही रोज चिराग जमीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया और फिर इस धुएं में से उनका खानदानी जिन को अपना कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसके बाजू मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और उस कवि हकल जिन की दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन हफ्तम ने एक नजर उसे देखा और फिर कहा, जरा दौड़कर नुक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तकमील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तकमील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने उसे हुक्म का मुंतजिर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर बड़ी सख्ती महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका का वो गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गुड़गुड़ाहट सी सुनाई दी और खौफनाक कहके लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक हिसानी हंसी हंसता हुआ नमदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हम साहब से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमदार हुए, जो उसने फौरन हाथ से पूंछ डाले और बादले नापास्ता हुक्म की तकमील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ, दिन, महीने और साल गुजरते चले गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। उसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से उसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नजरों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रोनमा हुई। उसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई, उसका कद भी घटता चला गया और उसके टैकों की गूंज भी मदम पड़ गई। एक तब्दीली उसमें ये रोनमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के उस जिन की निकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि उसका कद करते करते अपने आका के कद के बराबर हो गया। उसके बाजू अब मशरिक और मगरिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता उसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सदबेक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हमतन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा क्रोफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की जरूरत ना थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती बुनियान पहने ऐसे ही सबकी नजरों के सामने पड़ा रहता। उसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चनांचे अब अलादीन ने उसे बुलाना होता तो वो उसे ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहब जी अगर आप इजाजत दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ने सुनकर चीख गया और फिर उसने रजामंदी का इजहार करते हुए होले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे हुए ये आवाज सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज से दूसरे मेज की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक और मगरिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुज्तमा करता है, मगर अपनी इस तमाम पर कोशिश के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगोले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रखी नमदार होता है। इस पर वो मारी नदामत के सर झुका लेता है और होले से कहता है, मैं बड़े करोफर वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। फिर एकदम से खौफजदा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने ये सुन तो नहीं लिया कि वो भी बड़े करोफर वाला जिन था।